नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस ए क्लासेस पर। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी की जो बुक है क्लास 10th की, उसका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उन समीकरणों के बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर के बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ लिया था, उसी को एक बार थोड़ा रिवाइज करवाते हैं और आज 10th क्लास का बेसिक कंसेप्ट के बारे में हम जानते हैं। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर बने रहिए। तो देखिए, चैप्टर के बारे में आज समझते हैं। देखो, हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो यहां से हर एक वर्ड के बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो यहाँ चरों की बात हो रही है, तो यहाँ केवल दो चरों की आपके पास बात हो रही है। तो यहाँ चर होंगे दो, और समीकरण आप जानते हो कि जो ये एलएचएस और आरएचएस के बीच में इक्वल का साइन होता है, ये जो बैलेंस वाली चीज जो बताती है उसको हम समीकरण कहते हैं, जो दोनों चीजों को बैलेंस करे। रैखिक किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको बहुपद वाले चैप्टर में बता भी दिया था। फिर वापस एक बार समझते हैं कि यदि कोई भी चर आपको दे रखा है और उस चर की जो घात है वो यदि एक आ रही है आपके पास, तो चर की घात यदि एक आती है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। चर की घात यदि दो आती है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के बारे में हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ लिया था। एक और चीज मैंने बताई थी कि यदि आपके पास इक्वेशन में एक चर आ रहा हो तो एक इक्वेशन से आप एक चर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, जैसा हमने तीसरे चैप्टर में किया था। तो तीसरे चैप्टर में जितनी भी बहुपदों के बारे में हमने पढ़ाई की है उन सभी में आपके पास केवल एक ही चर विद्यमान होता था और उस चर की वैल्यू हम उस केवल अकेली इक्वेशन से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो दो चरों की हो रही है, तो दो चर की जो वैल्यू है वो कभी भी एक इक्वेशन से नहीं निकल सकती। तो दो चरों की वैल्यू निकालने के लिए कम से कम आपको दो इक्वेशन जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जो समीकरण होंगे वो दो तरीके के होंगे या दो समीकरण जोड़े के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो देखो, पहले तो इसके चर की बात कर लें तो चर आपके पास वो ऐसी वैल्यू होती है जिसका मान बदलता रहे या कुछ भी मान आप यहाँ से ले सकते हो। और चर की घात यदि एक हो जाती है उस समीकरण में तो उस समीकरण को हम बोलते थे रैखिक समीकरण। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के। देखिए, इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे वो किस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिखाई देंगे, या उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो किस तरीके से होती है। तो देखो, यहाँ कितने चरों की बात हो रही है, दो चरों की। तो मान लिया मैंने एक चर x मान लो, दूसरा वाला चर मैंने मान लिया y। दो चर यहाँ पर आपके पास आ गए, इसका गुणांक भी कुछ हो सकता है, उसको मैं a मान सकता हूं, और इसका गुणांक कुछ हो सकता है, उसको मैंने y मान लिया। तो ax प्लस by और इसके साथ एक कांस्टेंट आता है c इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास समीकरण होगी दो चरों वाली रैखिक समीकरण। रैखिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों चर x और y जो है वो दोनों एक घात वाले हैं, इसलिए इनको रैखिक बोल रहे हैं। तो जहां पर a, b, c ये तीनों अचर है या कांस्टेंट, इनको आप बोल सकते हो। और x, y जो है ये आपके पास चर दे रखे हैं और x और y की वैल्यू हमारे को यहाँ से प्राप्त करनी होती है। तो चर के मान ही हम क्वेश्चंस में निकालते हैं, यदि जो बहुपद वाले बीजगणित वाली जो प्रश्नावलियां होती है उनमें। तो देखिए, यहाँ पर ये इसकी जनरल फॉर्म हो गई। अब मैंने बताया था कि दो चरों के मान यदि आपको निकालना है तो आपके पास जो होती है वो समीकरण दो तरीके की होनी चाहिए या दो समीकरण आपके पास होनी चाहिए। तो अतः समीकरण के युग्म की यदि बात करें तो समीकरण की फॉर्म तो आपकी ax प्लस by प्लस में c इक्वल्स टू 0 रूप की होगी। दूसरा वाला भी कुछ इसी तरीके से होगा। अब यदि मुझे इन दोनों को अलग अलग बनाना है तो मान लो ये पहली वाली समीकरण है, ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण दूसरी है। तो पहली वाली में दोनों में चर तो सेम ही रहेंगे, केवल कांस्टेंट दोनों में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये a1 हो गया, इसको b1 मान सकता हूं, ये हो गया c1, इसको a2 बोल सकते हो, ये b2 हो गया और ये c2। ए बी सी आपके पास कांस्टेंट आ रहे थे,
मैंने उन दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दिया। यहाँ A1 है तो यहाँ A2। आप इसको अपनी इच्छा से ABC के WUV कुछ भी मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बुक में जैसा बता रखा है मैंने उसी तरीके से यहाँ पे मान लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए ये दोनों समीकरण यदि आपको दे रखे होते हैं तो इन दोनों की हेल्प से ही हम इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि केवल अकेली समीकरण से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अब यदि बात करें इनके सॉल्यूशन की, भाई इनका किस तरीके से सॉल्यूशन निकलता है, तो जैसे द्विघात समीकरण या बहुपद हम मैंने पढ़ाए थे, तो बहुपद में द्विघात समीकरण पढ़े थे। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करने के 3 मेथड बताए थे। एक पूर्ण वर्ग विधि थी, एक विधि थी आपके पास गुणनखंड विधि, और पूर्ण वर्ग विधि से एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया था श्रीधराचार्य विधि जिसको हम बोलते हैं, तो उससे भी हम उसके सॉल्यूशन निकाल सकते थे। तो उसी तरीके से दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उनको भी हम 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए इनकी 4 प्रकार से किस तरीके से इनको सोल्व किया जाता है। तो इनके हल की विधि की यदि बात करें तो इनकी 4 मेथड है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, ट्रांसपोर्टेशन मेथड। तीसरी इसकी टाइप जो होती है वो होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या हिंदी में इसको बोलते हैं वज्र गुणन। चौथा जो टाइप होता है वो होती है आलेखीय विधि, इसको बोलते हैं, या इसको ग्राफीय विधि भी हम बोल सकते हैं। तो आलेखीय या ग्राफीय विधि। तो देखिए दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनको हम 4 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक एलिमिनेशन मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और चौथा आपके पास ग्राफीय विधि। तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, तो ये विधि जो आपने 9th क्लास में पढ़ ली थी, ये भी पढ़ ली, ये वाली भी और ये वाली भी, चारों विधियां हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी। अब उन्हीं बेस पे हम इसको 10th क्लास में भी सोल्व करते हैं। तो देखिए इन तीनों विधियों के बारे में अपने क्लास 10th में कोई अध्ययन इसका नहीं दे रखा, इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हाँ, इसको अप्लाई जरूर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमारे को वहां जो पढ़ लिया था हमने उसको यहाँ पर काम में लेना है। अब चौथी जो विधि है आलेखीय विधि, केवल हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ग्राफीय विधि से ही हम केवल प्रश्नों को सोल्व करते हैं क्लास 10th में। तो देखिए अब हम इन तीनों विधियों को नहीं पढ़ के पहले ग्राफीय विधि पढ़ते हैं। तो मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ग्राफीय विधि से प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व किया जाता है। अब जैसा कि हमारे चैप्टर का जो नाम है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय विधि है तो ग्राफ तो बनेगा ही। तो ग्राफ जब बनेगा तो वो एक रेखा का बनेगा, क्योंकि रैखिक समीकरण यदि बोल रहे हैं तो यहां से समझ में आ रहा है कि यहां से जो निर्माण होगा या जो भी कर्व बनेगा वो एक लाइन बनेगी, क्योंकि रैखिक समीकरण यहाँ आपको बता रखा है। यदि द्विघात समीकरण बनती तो दो घात वाले से हमेशा एक सर्कल का निर्माण होता है। तो यहाँ हम केवल सरल रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सरल रेखा कितने तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो यदि दो रैखिक समीकरण में मानो तो एक समीकरण आप मान सकते हो a1x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। सॉरी a1, ये भी a1 आ जाएगा और ये भी a1। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों आपको रैखिक समीकरण दो चरों के रूप में दे रखे हैं। समीकरण इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है। अब ये C1 जो होता है ये कांस्टेंट कभी इस इक्वल के इधर भी दे सकता है, ये वाला भी इक्वल के उधर भी दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे इक्वल के इधर आ रहे होते हैं उधर आ रहे हो, उधर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उससे कोई इफेक्ट आपके नहीं पड़ता है। तो देखो ये दोनों समीकरण यदि आपके पास मिल रहे हैं तो यहां से एक लाइन तो पहले वाले से मिलेगी, दूसरी वाली लाइन दूसरे वाले समीकरण से मिलेगी। तो यहां से दो समीकरण या दो लाइन आपको प्राप्त होगी। अब दो लाइन के बीच में जो रिलेशन हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए उसको मैं समझा रहा हूं। इनके हलों की प्रकृति में बता दूं तो इनके हल जो होंगे वो किस किस तरीके से आपको प्राप्त होंगे। फिर इसके बारे में थोड़ा मैं ग्राफ के बारे में बता दूंगा कि ग्राफ से इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूं।
हलों की प्रकृति, इनके जो हल होंगे वो किस किस तरीके से आपको प्राप्त हो सकता है। तो देखिए, यदि दो लाइन आपको दे रखी है तो हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक जैसी हो, या हो सकता है वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, या हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। केवल तीन ही तरीके की आपके पास कंडीशन हो सकती है। अब तीन तरीके की कंडीशन से तीन ही तरीके के उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो देखो तीनों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम कैसे पता करें कि कब तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है या काटती है या प्रतिच्छेद करती है, या कब ये एक दूसरे से नहीं मिलती या अलग अलग रहती है, और कब ये दोनों एक जैसी होती है। तो तीनों के बारे में हम यहाँ पर पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकार की यदि बात करूं तो यहाँ पे जो डिसाइड करेगा हमारा आंसर जो आएगा, लाइन का जो टाइप आएगा वो डिसाइड करते हैं उनके गुणांक। तो गुणांक यहाँ पर A1, B1 और C1 दे रखे हैं। इसमें दे रखे A2, B2 और C2। चर तो दोनों में X और Y आ रहा है, तो केवल जो फर्क डालेगा, जो सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा वो केवल इस कोफिशिएंट की वजह से ही आएगा, क्योंकि यही हमारे दो समीकरणों को अलग अलग बनाते हैं। तो देखिए, अब यदि मैं बात करूं x के कोफिशिएंट की, तो A1 और A2 दोनों x के गुणांक है, और y के गुणांक है B1 और B2, और C1 और C2 दोनों कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो देखो, यदि मैं A1 अपॉन A2 इनका रेशियो निकालू, दूसरा B1 अपॉन B2 इन दोनों का रेशियो निकालू, तो हो सकता है कि ये दोनों बराबर नहीं आए। एक कंडीशन में बराबर आएगा, एक में नहीं आएगा। कभी बराबर आ जाएगा तो क्या बनेगा, नहीं आया तो क्या बनेगा, हर एक चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो A1 अपॉन A2 मतलब x के गुणांकों का जो अनुपात है y के गुणांकों के अनुपात के यदि बराबर नहीं है, बराबर होता तो इक्वल का साइन आता है, नॉट इक्वल मैंने कर दिया, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो यदि अनुपात बराबर नहीं है तो इस तरीके से आपको जो रेखाएं प्राप्त होगी वो दोनों रेखा एक दूसरे को काट देगी, इंटरसेक्ट कर देगी। तो जिसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां से जो भी रेखाएं आपको प्राप्त होगी वो एक दूसरे को काटेगी। अब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल एक ही बिंदु पर काट सकती है, तो इसलिए उसका जो सॉल्यूशन होगा दोनों का वो केवल उस एक पॉइंट पे ही होगा जो जहां पर वो दोनों एक दूसरे को काटेगी। दूसरा, अब यदि दो लाइन एक दूसरे को यदि काट देती है तो ये किसी एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस लाइन में भी आ रहा है और इस लाइन में भी आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन यहां से आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आपको केवल एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये केवल एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को काट देती है। तो यहां से जो इसका हल होगा वो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। एक और चीज यहां से पूछ लेता है कि इसका हल क्षेत्र कैसा होगा। तो देखो, एक तो यदि रेखाओं का प्रकार पूछे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, यदि सॉल्यूशन का टाइप पूछे भाई किस तरीके का सॉल्यूशन आएगा, तो उसका केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, जो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर आएगा। अब तीसरा बात करें इसका हल क्षेत्र की, तो देखो हल क्षेत्र दो तरीके के होते हैं। यदि आपका क्वेश्चन में कोई रिजल्ट आ रहा है या आपका क्वेश्चन यदि सोल्व हो पा रहा है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा तो उसको हम हल क्षेत्र को बोलते हैं संगत। और यदि उसका कोई सॉल्यूशन क्वेश्चन में नहीं निकल पा रहा तो उसको हम बोलते हैं असंगत, मतलब कोई वेरी नहीं कर रहा क्वेश्चन में, वो उसके रिलेटेड कोई उसका आंसर नहीं आ रहा। तो यदि हमारे क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, चाहे आंसर 1 हो सकता है, चाहे उसके 1000 आंसर है, चाहे 20 आंसर है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आंसर आना चाहिए। यदि उसका कोई सॉल्यूशन हो रहा है या हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो इसका मतलब उसका हल क्षेत्र संगत होगा। तो अद्वितीय हल इसका हल क्षेत्र हो जाएगा संगत। तो ये तीन तरीके से आपको क्वेश्चन में ये चीजें पूछ सकता है। दूसरा, अब यदि A1 अपॉन A2, अभी जरूरी नहीं है तीसरा वाला चाहे बराबर आए या नहीं आए, यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों ही इक्वल यदि नहीं आ रहे तो आगे आपको C1 अपॉन C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो बराबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। यदि इनके ही अनुपात बराबर नहीं है तो आपकी जो रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। एक और चीज यहां से मैं समझाऊं कि यहाँ पे x और y के जो कोफिशिएंट है वो कभी भी आपके 0 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यदि आपके पास x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट यदि 0 आ जाता है तो आपके चरों के जो मान है वही 0 बन जाएंगे। अब यदि क्वेश्चन में चर ही नहीं है तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो जो समीकरण है वो रेखिक है, द्विघात है, तीन घात वाला है। तो इसलिए इनके कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं आते हैं। दूसरा, यदि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू आ रहा है B1 अपॉन B2 के,
मतलब x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात तो बराबर आ जाए, लेकिन ये जो अचर पद आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं वो यदि इनके इक्वल नहीं आए तो इस तरीके से जो आपको रेखाएं प्राप्त होगी वो होगी समांतर रेखाएं। मतलब दो लाइन की समीकरण है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगी। अब दो लाइन पैरेलल कब कहलाती है? उन दोनों के बीच में हर एक पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। यहां पर इनका गैप यदि 4 सेंटीमीटर का है तो आप 2 किलोमीटर आगे जाके देखो तो भी इनका गैप 4 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है, यदि दो लाइन अपने अपने रास्ते जा रही है, फॉर एग्जाम्पल यदि रेल की पटरी का यदि ले तो ये अपनी पटरी अलग जाती है, दूसरी वाली अलग जाती है, और इसके डिस्टेंस आप चाहे एक जगह से 1000 किलोमीटर दूर भी देखोगे तो भी इनके बीच का जो इंटरवल है, जो गैप है, जो डिफरेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो जब दो लाइन एक दूसरे की जा रही है आपस में तो ये इससे और ये इससे, ये दोनों एक दूसरे से कहीं जाकर नहीं मिलेगी, वो अपने रास्ते जा रही है, दूसरी वाली अपने रास्ते जाएगी। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि यदि उन दोनों का यदि मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो कोई सॉल्यूशन दोनों का नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने जा रही है, ये अपने जा रही है। तो यदि सॉल्यूशन नहीं आता तो हम क्या बोल देते हैं, उसका हल क्षेत्र तो हो जाएगा असंगत, क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अब अद्वितीय हल तो यहाँ निकलेगा नहीं, तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन में कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसके हल के बारे में बात करें तो इसका कोई सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं मिलेगा। और इसका हल क्षेत्र जो होगा, यदि आपके क्वेश्चन में सोल्व ही नहीं हो रहा तो हल क्षेत्र उसका हो जाएगा असंगत। इसी तरीके से तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करें या तीसरे टाइप की बात करें तो यहां देखो A1/A2 जो है वो यदि B1/B2 के इक्वल आ रहा हो और ये C1/C2 के भी इक्वल आ रहा हो, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो गुणांकों के अनुपात है वो अनुपात आपस में क्या हो, यदि बराबर हो तो इसका मतलब क्या है। तो देखिए मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि कोई इक्वेशन आपको दे दिया 2x + k3y = 6। अब इस इक्वेशन में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड कर दो, उससे इस इक्वेशन पे जो भी वैल्यू इसकी आएगी उस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप उसमें ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो। अब इसी इक्वेशन में यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x + 6y = 12, तो ये इक्वेशन केवल इसकी डबल हुई है। अब इनके रेशियो की बात करें तो ये 1 रेशियो में है और ये इसके 2 रेशियो में, मतलब ये इसकी डबल आपके पास आ रही है। तो इनका रेशियो निकाले तो ये आता 1:2। तो मैंने आपको बताया था कि किसी इक्वेशन में यदि उसे ऐड, सब्ट्रैक्ट करने से इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसका सॉल्यूशन वही आने वाला है जो पहले आना चाहिए था। तो इसी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा, इस जो भी लाइन आपको प्राप्त होगी वही लाइन आपको यहां से भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है वो केवल इसकी डबल है और इस पर कोई इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ पा रहा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि दोनों लाइनें एक जैसी ही प्राप्त हो रही है तो एक जैसी लाइन को यहां बोलते हैं हम समपाती रेखाएं। समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, जिसको हम पाती लगाना बोल देते हैं। तो समान का मतलब एक जैसी, पाती मतलब पाती तभी लगती है जब कोई चीज दूसरे को ढक ले, तो उसको हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। तो समपाती यहां से प्राप्त होगी रेखाएं। अब यदि रेखाएं समपाती है, समपाती का मतलब हो गया दोनों एक जैसी लाइन यदि आपके पास है तो सॉल्यूशन तो दोनों का ही निकल रहा है, एक का निकल रहा है मतलब दोनों का ही निकल रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसी आपके पास मिल रही है। यदि दोनों रेखाएं एक जैसी है तो उसके आपके पास हर एक पॉइंट पे हर एक सॉल्यूशन आपको प्राप्त होता जाएगा। तो यहां इसके जो सॉल्यूशन प्राप्त होते हैं वो होते हैं अनंत, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन यहां से आपको प्राप्त होंगे, बहुत सारे आंसर यहां से मिलेंगे। और यदि आपके मैंने बताया था कि यदि क्वेश्चन में एक भी आंसर आ रहा हो तो भी हल क्षेत्र संगत होगा, और यदि अनेक आंसर आ रहे हो तो भी उसका हल क्षेत्र संगत होगा। तो यहां से जो हल क्षेत्र प्राप्त होगा वो होगा संगत क्षेत्र। अब ये क्षेत्र मतलब उसका एरिया, किस तरीके से उसको सोल्व करते हैं तो ये भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर जो रैखिक समीकरण था इसके साथ एक ऐसा समीकरण और है, तो वो हम 4.2 के अंदर उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में, समीकरणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद हम असमीकरण के बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो ये हल की जो प्रकृति है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि आपको इनको याद करना है या नोट्स के तरीके से प्रिपेयर यदि करना है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने नोट्स यहां से प्रिपेयर कर सकते हो।
तो अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट इसका, जो लाइन के जो टाइप्स है वो आपको यहां से समझ में आ गए होंगे कि यदि इस कंडीशन में लाइन हो तो कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, किस तरीके के उसके सॉल्यूशन आएंगे। तो देखिए अब जो हमारा टॉपिक है वो है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि से किस तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को सोल्व किया जाता है, तो आइए उसको समझते हैं। तो आलेखीय विधि क्या होती है, तो इसको हम ग्राफ पेपर से सोल्व करते हैं। ग्राफ पेपर आपने, ये ग्राफ जो थे वो आपने 9th क्लास से पहले छोटी क्लासों में बहुत पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर वापस एक बार आपको बता देते हैं। तो आपने इससे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपने नंबर लाइन पढ़ी है तो आपको ग्राफ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो नंबर लाइन क्या होती है, यदि किसी लाइन पे हम नंबर्स को डिनोट कर देते हैं तो उसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। तो देखो एक नंबर लाइन मैंने ये मान ली, इसका मिड पॉइंट आपके मान लिया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, ये हो गया 5। इससे इधर आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं -3, -4, -5, -6 और इस तरीके से आगे तक जाते रहते हैं। ये नंबर हमने पढ़े थे इंटीग्रल्स के लिए जो नंबर लाइन बनाई थी। अब देखो एक नंबर लाइन तो ये है, अब ऐसे ही एक दूसरी नंबर लाइन थी, वो क्या करती है, इसको मिड पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है या काट देती है। तो हमारे पास इसके 4 पार्ट, यहां से 4 भाग बन जाते हैं। अब देखो ऐसी ही दूसरी नंबर लाइन को इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर आके यदि इसको मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट कर दे तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये 5, इधर ले लें -1, -2, -3, -4, -5। अब एक नंबर लाइन ये थी, एक नंबर लाइन ये थी। जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट O पर यदि काट देती है तो यहां से 4 पार्ट आपके बन जाते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं चतुर्थांश, क्योंकि चतुर का मतलब होता है 4 और अंश मतलब भाग। जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को काटी तो वहां से 4 भाग बन चुके हैं और उन 4 भागों को हम बोल देंगे चतुर्थांश। तो देखो जब ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटती है, मिडिल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। O फॉर ओरिजिन, ओरिजिन को हम बोलते हैं मूल बिंदु। अब देखिए इस लाइन का भी जो पॉइंट था जहां पर ये दोनों काट रही थी वो 0 ही था, इस लाइन का भी जो पॉइंट था वो 0 ही था। तो यहां से अब देखो ये जो नंबर लाइन थी इसको नाम हम दे सकते हैं एक्स एक्सिस। इस नंबर लाइन का ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ऐसा दे दिया था तो इसको अक्ष के रूप में हम पढ़ने लग गए। एक्स को इसको बोल सकते हैं एक्स डैश, क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट इधर आ रहा है और इसका नेगेटिव आ रहा है वाई डैश, इसको वाई डैश एक्सिस आप बोल सकते हो। अब देखिए इनके हम कार्तीय निर्देशांकों के बारे में यदि बात करें तो इसके निर्देशांक के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन नंबर लाइन पे हम यदि अंकों को निर्देशित करते हैं तो उसको हम निर्देशांक बोलते हैं। तो निर्देशांक जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्देश प्लस अंक, मतलब अंकों को निर्देशित करना ही क्या कहलाता है, निर्देशांक। अब यहां पर अंकों को किस तरीके से निर्देशित किया जाता है, तो ये तो आपके हो गया एक्स एक्सिस, ये आपके हो गया वाई एक्सिस। यहां से समझ में आ गया, 0 से या O से इधर की साइड तो पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए, और इस इधर आ रहे हैं नेगेटिव नंबर। वाई के लिए ऊपर पॉजिटिव आ रहे हैं और नीचे नेगेटिव नंबर आपको मिल रहे हैं। तो यदि मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख दूं या एक्स एक्स को लिखता हूं और बाद में हम लिखते हैं वाई एक्सिस को, तो पहले और इसको यदि छोटे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं तो इनको बोल देते हैं हम निर्देशांक। यहाँ अंक निर्देशित हो गए। पहला जो होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा होता है वो हमेशा वाई एक्सिस का होता है। तो इन दोनों बिंदुओं को भी इस तरीके से लिख देते हैं अंकों को छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं निर्देशांक। तो पहला वाला निर्देशांक होता है एक्स एक्सिस का और दूसरा वाला ये होता है वाई एक्सिस का। इनका जो सीक्वेंस होगा वो हमेशा यही रहेगा। एक और चीज, एक्स एक्सिस जो होता है इसको एक्स अक्ष भी आप बोल सकते हो, इसको दीर्घ अक्ष भी हम बोल सकते हैं, और इसका एक नाम हो रहा है, इसके जो निर्देशांक होता है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं भुज, इसको हम बोलते हैं भुज। वाई एक्सिस को हम बोलते हैं लघु अक्ष,
या इसका जो y निर्देशांक जो होगा उसको हम बोलते हैं कोटि। तो ये हिंदी नाम भी आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो ये भी हमारे को पता होने चाहिए। एक और चीज, अब यदि आपने इसको x, y के रूप में यदि लिखा है तो यहां देखिए इसका x एक्सिस का ये जो पॉइंट था यहां पर ये 0 ही था, इसको डिनोट तो o से करते हैं, लेकिन इसकी यदि मैं निर्देशांकों की बात करूं तो इसके निर्देशांक आपको लिखने होंगे पहले x वाला और फिर y वाला। तो x निर्देशांक यदि लिखते हैं तो पहला वाला होगा 0, क्योंकि इसमें हम 0 पे ही जा रहे हैं। दूसरे वाली जो लंबा लाइन है उसका भी यहाँ 0 ही पॉइंट आ रहा है, तो उसको भी हम लिखेंगे 0। जब दोनों निर्देशांक को भी छोटे ब्रैकेट में लिख दिया जाता है तो ये बन जाता है आपका बिंदु। तो इस बिंदु को हम बोल देते हैं मूल बिंदु। तो ये x का कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी यहां से मिलता है 0। अब यदि मुझे जो भी बिंदु यहाँ पर अंकित करना है, ये क्योंकि बिंदु अंकित करेंगे, बिंदुओं से मिलकर हमारी लाइन का निर्माण होगा, तो जब तक बिंदु बनाना नहीं आएगा तब तक हम लाइन नहीं बना सकते। और हमारा जो चैप्टर था वो लाइन वाला चैप्टर है, तो लाइन तो आपको बनानी होगी, तो पहले आपको बिंदु डिनोट करने आने चाहिए। तो देखिए मुझे जो भी बिंदु अंकित करना है तो उससे पहले मुझे यहाँ पर सेंटर पॉइंट में यहाँ आना पड़ेगा, और यहीं से मुझे जिधर भी जाना है वो आपको डिसाइड करेगा कि कहाँ आपको जाना है, कितनी आपको वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है। तो यदि मुझे x की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाना है तो मुझे इधर जाना होगा, x की नेगेटिव की तरफ जाना है तो यहीं से चलना है और इधर की तरफ जाना है। अब कितना चलना है ये हमारा क्वेश्चन बताएगा। y की तरफ जाना होगा तो ऊपर चलेंगे, और नेगेटिव साइन की तरफ चलेंगे y की तरफ तो नीचे जाना होगा। अब यदि बात करें कि आपने जो निर्देशांक थे वो x, y के रूप में लिख दिए। अब यदि मैं इधर की बात करूं तो ये 4 भाग आपके पास बन चुके हैं, 1, 2, 3 और 4। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है और ये फोर्थ हो जाता है। इनका सीक्वेंस कुछ इसी तरीके से है, तो आपको इसी तरीके से मानना है। इसको आप इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी कर सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बस केवल नंबरिंग इस तरीके से दी जा रही है तो मैं इस तरीके से दे दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखो ओ से मुझे इधर चलना है और इससे इधर y की तरफ चलना है, तो x भी पॉजिटिव प्राप्त होगा, y भी पॉजिटिव प्राप्त होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो केवल ये वाला होगा। तो यहाँ दोनों जो कोऑर्डिनेट होंगे दोनों प्लस वाले होंगे। यदि दोनों कोऑर्डिनेट दोनों निर्देशांकों के आगे प्लस वाला साइन यदि है तो वो पहले चतुर्थांश में आएगा। दूसरे की बात करें तो पहले मैंने बताया था x वाला ही आता है, तो इसमें इस कोऑर्डिनेट में या इस अक्षिस पे x नेगेटिव है तो पहला कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ दोनों जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यहाँ x वाला पॉजिटिव होता है और y वाला नेगेटिव होता है। वैसे इनको याद करने की जरूरत नहीं है, यदि आपको डिनोट करना आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसको डिनोट भी कर सकते हो। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको ग्राफी विधि पढ़नी है तो। और क्लास 10th में इसका 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। ये एक ही क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर का आएगा, उसमें पूरे तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। यदि आपने इन एक्सिस को यदि उल्टा लिख दिया तो आपका ग्राफ उल्टा बन जाएगा, उससे पूरे नंबर को कैंसिल कर सकता है। इसके लिए ये नंबर किस तरीके से लेने पड़ते हैं, इसके लिए हमारे को स्केल भी मापना पड़ता है। तो स्केल किस तरीके से मापते हैं ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा उस तरीके से आपको सिखा दूंगा कि वो किस तरीके से बिंदु आएंगे, उनको देखते हुए हमारे को स्केल नापना पड़ता है, या उसको पैमाना भी आप बोल सकते हो। अब एक और चीज की बात करें, यदि मैं एक्स अक्ष पर कोई बिंदु लेता हूं तो एक्स अक्ष पर हम केवल एक्स दूरी ही तय करेंगे, y की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं चले, तो इसका मतलब y का जो मान होगा वो 0 होगा। तो x अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे उन सभी पर y का मान 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर y का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब वहां उसका नहीं है। अब यदि y की बात करें तो y अक्ष पर x केवल यहीं आ रहा है और यहां से तो हम चलते ही हैं, ये हमारा स्थिर बिंदु यहां से हो जाता है। तो यहां से y की तरफ चलेंगे तो इसी तरीके से चलना होगा, या तो ऊपर या नीचे। अब ये बोले कि x की तरफ नहीं चलना तो इसका मतलब x का मान कितना हो जाएगा 0। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि यदि x अक्ष की बात करते हैं तो y का मान वहां 0 होगा। यदि केवल x अक्ष की बात करें तो x अक्ष पे x की वैल्यू तो कुछ होगी, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। मान लो y अक्ष पे कोई कोऑर्डिनेट यदि आ रहा है, कोई बिंदु यदि आ रहा है तो y का मान उस पर कुछ न कुछ होगा और x का मान वहां होगा 0। तो x अक्ष और y अक्ष पर यदि बिंदु की बात करें तो बिंदु आपके इस तरीके से वहां पर प्राप्त होते हैं।
तो ये इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको कमेंट अच्छा लग रहा है वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।